हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हियर यू कैन सी अ पिक्चर। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर का बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्राम है। ट्रांसफॉर्मर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है दैट चेंजेस द एसी वोल्टेजेस। ओके, ट्रांसफॉर्मर चेंजेस द AC वोल्टेजेस। AC वोल्टेज को चेंज करता है। इस चीज में हम ध्यान रखेंगे कि AC वोल्टेज को चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। मींस जो फ्रीक्वेंसी का AC सिग्नल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आफ्टर द ट्रांसफॉर्मिंग इट ऑल्सो विल रिमेन सेम, राइट। तो इट चेंजेस द AC वोल्टेज। अब ये कैसे चेंज कर सकता है? इट कैन चेंज आइदर बाय इंक्रीजिंग द इनपुट। ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हम पढ़ेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, अब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर is basically a transformer which increases the voltage। ठीक है, जो आपको इनपुट वोल्टेज दी होगी उस इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करके आउटपुट वोल्टेज में हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, स्टेप अप मींस which increases the voltage at output। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज जो इनिशियली हमारे पास दिस इज द AC सोर्स, राइट, हम इसे नाम दे देते हैं इनपुट AC सोर्स। इनपुट AC सोर्स। सी देखो कैसे होगा कि इसमें क्या करेगा कि जो भी इनपुट वोल्टेज हमें मिल रही है, ये ट्रांसफॉर्मर अगर स्टेप अप है ट्रांसफॉर्मर तो ये इस AC वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें AC वोल्टेज मिल रही है इनपुट पर 5 वोल्ट, तो इट विल इंक्रीज टू 10, 20, 15 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच डिक्रीजेस द वोल्टेज, डिक्रीजेस द वोल्टेज एट द आउटपुट, एट द आउटपुट। ठीक है, मीन्स जो भी इनपुट पर आ रही है हमारे पास AC वोल्टेज उसको डिक्रीज करके वो आउटपुट के अक्रॉस ऑब्टेन करवाएगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल AC इनपुट सिग्नल जो है हमारा सपोज 5 वोल्ट का है, तो वो कितना उसको डिक्रीज कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। इट मे बी 3 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर चेंजेस द AC वोल्टेज। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, AC स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो इंक्रीज करेगा वोल्टेज आउटपुट पर, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो डिक्रीज करेगा वोल्टेज एट द आउटपुट। अब बात करते हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन EMF, ठीक है, बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन द प्राइमरी। देखो यहाँ पर दो तरह की कॉइल्स हमने बनाई। दिस फर्स्ट कॉइल हमने इसको नाम दे दिया P1, P2 विच इज द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, एंड अगेन ये दूसरी कॉइल है हमारे पास S1 एंड S2, इसे हमने नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? दिस इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन EMF बाय चेंजिंग द फ्लक्स इन द वन एंड इंड्यूसिंग द EMF इन द अनदर। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल P1, P2 एंड द सेकेंडरी कॉइल S1 एंड S2। तो यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, करंट इसमें फ्लक्स चेंज करेगा और वो फ्लक्स यहाँ से इस कॉइल सेकंड में जाएगा ड्यू टू विच एन EMF विल इंड्यूस। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा देखो, उसकी पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का एक बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्राम है। यहाँ जैसे मैंने अभी बताया, दिस इज द P1 P2 विच इज नोन एज प्राइमरी
this is the input AC source, this is the secondary coil S1 S2, and this is the RL load resistance across which we have to obtain the output. ठीक है. Now what is this? This is the rectangular coil having number of turns, right? And each turn is laminated from each other. जो ये rectangular coil है, पहला हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन में rectangular coil, ठीक है, which is having laminated sheets and is made up of soft iron core होता है ये, iron core. ठीक है. अब क्यों हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर लैमिनेटेड शीट्स एंड क्यों हम सॉफ्ट आयरन का ही रेक्टेंगुलर कॉइल बना रहे हैं, इसको पहले समझते हैं. देखो, लैमिनेटेड शीट्स का मतलब क्या है कि इसकी हर कॉइल की शीट के अंदर हम एक कोटिंग कर देते हैं. ठीक है, एक मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं ताकि हर शीट एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये क्या है कि जब भी बल्क पीसेस ऑफ मेटल में से करंट फ्लो करता है तो इट इंड्यूसेस एडी करंट, ठीक है, विच अपोजेस इट्स फ्लो. तो जब हम लैमिनेटेड कर देंगे शीट्स को तो एट दैट मोमेंट वो एडी करंट का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. दूसरी बात है सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर का क्या रोल है? देखो, सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो मैग्नेटिज्म को अट्रैक्ट करता है. ठीक, जब हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो प्राइमरी में कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा. ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर के थ्रू सेकेंडरी में जाएगा. मींस बाय यूजिंग दिस आयरन कोर देयर इज नो चांस ऑफ लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. और जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर भी जाएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. ऑल्दो देयर आर लॉसेज आर देयर बट दैट आर नेग्लिजिबल. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर कॉइल हम यूज करेंगे विच इज ऑफ लैमिनेटेड शीट एंड सॉफ्ट आयरन कोर. फिर हम बात करते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में दूसरी चीज क्या है? कॉइल्स P1 P2 विच इज द प्राइमरी कॉइल and S1 S2 which is the secondary coil. ठीक. Of course, this is the input AC source and RL is the load resistance across which we have to obtain the output. ठीक. Now let us discuss about the working of this transformer. I hope you have noted all this. So let's do the theory and working. So before doing the working हमें कुछ assumptions follow करनी है because for the ideal case we will discuss it theory and working. हम assumption क्या लेके चलेंगे? पहली assumption, the current and resistance of the primary and secondary is negligible. ठीक है. स्मॉल करंट्स हम इंट्रोड्यूस कराएंगे टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ EMF इंड्यूस्ड. दूसरा, there is no leakage of magnetic flux, right? And third, the coils used, जो हम coils यूज कर रहे हैं प्राइमरी में या सेकेंडरी में, these are basically we are considering the ideal inductive coil. ठीक है, with zero resistance. Coils are ideal inductors. ठीक है. अब देखो, अगर लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट देयर, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई लीकेज नहीं है बिकॉज जो हमने कोर यूज किया है, हमने रेक्टेंगुलर कॉइल यूज की है, दैट इज बेसिकली और सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है. और एडी करंट की वजह से भी इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा. तो बाय अकॉर्डिंग टू फैराडे अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडे द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न विल बी सेम. ईच टर्न विल बी सेम. इसका मतलब समझते हैं. देखो, जब इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हर टर्न में से फ्लक्स कितना जाएगा? मींस इसमें से अगर 10 लाइंस जा रही हैं
तो हर टर्न में से 10 लाइंस जा रही है, तो प्राइमरी की हर टर्न में से 10 लाइंस जा रही है, और इसी तरह से सेकेंडरी की हर टर्न में से भी 10 लाइंस ही जा रही है, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड दैट देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि ईच टर्न में मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो बराबर रहेगी, फ्लक्स बराबर रहेगा, ऑल्दो टोटल फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो बाय अज्यूमिंग दैट फ्लक्स थ्रू ईच टर्न विल बी सेम, हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अगर हम बात करें दैट विल बी सेम इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो हम इसको लिख सकते हैं ईपी बाय एनपी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई टर्न बाय एन, तो प्राइमरी में ईएमएफ पर टर्न इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी शुड बी सेम। ठीक है, तो यहां से हम ES को यहां रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, NS ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा EP इंटू NS बाय NP। नाउ यू कैन सी हियर NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ES। ठीक, तो इफ NS इज ग्रेटर देन NP वी कैन से दैट ES इज ग्रेटर देन EP। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंडरी के अक्रॉस जो आउटपुट आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन द इनपुट अक्रॉस द प्राइमरी। ES मीन्स EMF across the secondary, ठीक है, EP means EMF across the primary. So if NS means अगर number of turns in the secondary coil are more than the number of turns in the primary coil, then जो यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी that will be greater than the input voltage, और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, राइट। यहाँ पर जो ये रेशियो है NS by NP, ठीक है, दिस रेशियो NS by NP is equal to K is called transformation ratio, transformation ratio. So clearly अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा तो NS की वैल्यू NP से ज्यादा हुई, means K is greater than 1. So we can write here that K is greater than 1 for the step up transformer. So this is the case of step up transformer, and obviously the vice versa is also true. Means अगर आपके पास step down transformer होगा, means अगर NP is greater than NS, तो in that case क्या होगा, EP will be greater than ES. यहाँ लिख देते हैं हम इसको ऊपर. So I should rub it. I hope you have noted this all. So second case इसमें for the secondary transformer, for the step down transformer, step down transformer अगर हम बात करें for the same relation EP, right, is equal to ES NP by NS, right. So if NP is greater than NS, EP is greater than ES, means the voltage across primary is greater than the voltage across the secondary, means प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी की वोल्टेज से ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं कि जब आपने वाइंडिंग्स में, मीन्स अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में बढ़ा देते हो और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देते हो, ठीक है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इनपुट की कंपैरिजन में डिक्रीज्ड वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली NS by NP is equal to K, it will be less than 1 for the step down transformer, step down transformer, ठीक है। So this was about the voltage. Now let us discuss what will be the effect on the current. So हमने assume किया था कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, दीज आर द आइडियल इंडक्टर्स, और अगर ये आइडियल इंडक्टर्स हैं तो वी नो दैट इंडक्टर्स के केस में, इंडक्टर्स में करंट I लैग्स, अगर हम कहें IP लैग्स EP, है ना, मीन्स
जो भी करंट होगा इंडक्टर्स में वो वोल्टेज से लैग करता है, वोल्टेज से लैग करता है। तो किस एंगल से लैग करता है? बाय 90 डिग्री। तो इसका जो पावर फैक्टर होगा cos फाई विच इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पावर फैक्टर क्या हुआ? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई इज इक्वल टू cos 90 0, मतलब नो पावर इज डिसिपेटेड, नो पावर dissipated means we can say that power across the primary should be equal to the power across the secondary. So we can write here that this is ES, EP, IP is the power across the primary is equal to ES, IS is the power across the secondary. Now from here if we calculate IS, IS किसके बराबर होगा? See here, EP IP by IS, ठीक है, राइट। तो अब हम EP को क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट, हमने अभी पिछले स्टेप में किया था, ES by EP इज इक्वल टू NS by NP, राइट। तो EP किसके बराबर हो जाएगा? EP उधर चला जाएगा, ES इंटू NP by NS। आई होप क्लियर हो गया। EP को उधर ले गए, NS को नीचे ले आए, NP को ऊपर। तो पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। So here it is EP by ES. So IS is equal to, जो EP by ES होगा इसका इनवर्स होगा, मतलब that will be equal to NP by NS into IP. So clearly अगर NS is greater than NP, ठीक है, NS is greater than NP, मतलब हम जब स्टेप अप की बात कर रहे हैं, वोल्टेज NS means number of turns in the secondary is greater than the number of turns in the primary. At that moment ये inversely vary कर रहा है, so we can say that IS is less than IP. हमने अभी प्रूव किया था इस केस के लिए ES is greater than EP. So from what we conclude that कि अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, at that moment number of turns in the secondary will be greater than the number of turns in the primary. Second thing, voltage across the secondary will be greater than the voltage across the primary. And third case, current across the secondary is less than the current across the primary. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ क्या हो रहा है कि जितना वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है स्टेप अप में, उतने अमाउंट से करंट डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो स्टेप अप के केस में अगर हम बात करें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में NS इज ग्रेटर देन NP, ES इज ग्रेटर देन EP एंड IS इज लेस देन IP। मतलब अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स फॉर द स्टेप डाउन केस number of turns in the primary will be greater than the number of turns in the secondary, right? Second thing, EMF induced in the primary will be greater than the EMF induced in the secondary, and current will be, well, here it will be the less current, primary में करंट कम होगा और secondary में करंट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है इसमें कि EMF और करंट इनवर्सली वेरी करते हैं। स्टेप अप में करंट EMF इंक्रीज करती है तो करंट डिक्रीज करता है, ठीक है। स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज करती है तो करंट इंक्रीज करता है, ठीक है। सो यहां तक हो गया हमारे पास करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांसफार्मर सर्किट। ठीक, चलिए अब देखिए, अभी हमने ये रिलेशन निकाला, EP IP इज इक्वल टू ES IS, ठीक है। तो यहां से IP इज इक्वल टू ES बाय EP इंटू IS, राइट। तो देखिए ES बाय EP किसके बराबर था? NS बाय NP। तो IP इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू IS। सो हम IS को क्या लिख सकते हैं? IS को वी कैन राइट ES अपॉन R। सो पुट इट वैल्यू हियर, IP इज इक्वल टू ES बाय R इंटू NS बाय NP। यहां से अगर हम ES की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो ES की वैल्यू कितनी आएगी? इट विल बी EP इंटू NS बाय NP।
सो ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट करेंगे। सो IP इज इक्वल टू EP बाय R। ये एक NS बाय NP ऑलरेडी देयर और ये NS बाय NP, इसका हो गया स्क्वायर, NS बाय NP का स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज IP इज इक्वल टू EP बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में बना के रखना है। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR के फॉर्म में और I इज इक्वल टू V बाय R। तो बचा क्या, इट मीन्स जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आया है 1 बाय R इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर आया है, वो बराबर आया है 1 बाय R NS बाय NP होल स्क्वायर। ठीक है, और वी कैन राइट हियर इट एज, और वी कैन राइट R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R इंटू NS बाय NP होल स्क्वायर। सो दिस इज द, ये इनवर्स हो जाएगा तो NP ऊपर जाएगा और NS नीचे आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, so this was all about the transformer topic. Here we have studied about what is the step up and step down transformer, and further we discuss how the voltages and current vary in this. So dear student, in my next video we will follow the numericals for this topic. So do watch my channel for the next video. Thank you.